देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। उन डिवाइसेज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उन डिवाइसेज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर शुरू में ये लेक्चर हुआ था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और ऐसी डिवाइसेज जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात हो चुकी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो वाले सेल हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें आप लोग उसकी 3 एप्लीकेशन याद रखें जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी 3 एप्लीकेशन, एक तो मैंने आप लोगों से कहा था कि उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, दूसरी एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर और तीसरी एप्लीकेशन है कि हम लोग ये करते हैं और तीसरी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि हम लोग मेटल के कंपाउंड्स में से मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब इनमें जो एग्जांपल है वो ये है, आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कैसे करते हैं और मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको घर में भी परफॉर्म करें, अपने छोटे बहन भाइयों को परफॉर्म करके दिखाएं। उसका तरीका जो है वो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोग जो है सपोज ये हमारे पास एक कापर की वायर है या कापर है सपोज, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो एक कील है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और साथ हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका सोल्यूशन यहाँ पे डाल देते हैं। अगर हम लोग कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये नोड बनाएंगे, जिस चीज के ऊपर प्लेटिंग करनी जैसे नेल है ये कील है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे या कैथोड बना देंगे, और जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जैसे कि कॉपर है उसका हम साल्ट यूज करेंगे। एक एप्लीकेशन ये हो गया, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की है और इससे हमने केमिकल रिएक्शन करवाए। कौन कौन से रिएक्शन करवाए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन करवाए हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते हैं। इम्प्योर कॉपर जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और प्योर कॉपर जो है उसका एक राड लेके उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। होता ये है कि इम्प्योर कॉपर जो है वहां से कॉपर उधर किधर आ जाता है, इसमें सैंड वगैरह होती है नीचे गिर जाती है। और तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि सपोज हम लोग किसी भी मेटल को सेपरेट करना चाहते हैं उसके साल्ट से, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा लेंगे, जो सोडियम है वो कैथोड पे जाएगी और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे होगी। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने केमिकल एनर्जी में चेंज किया। ये 3 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको पता है गैल्वानिक सेल वो सेल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का तरीका बताया है। वहाँ कोई से 2 एलिमेंट्स को जोड़ के सेल बनाया जा सकता है और सेल बनाने का तरीका ये होता है कि कोई भी मेटल लेके उसको उसके अपनी आयन के अंदर डिप करना है, कोई दूसरी मेटल लेके उसको भी उसके आयन में डिप करके दोनों मेटल की स्ट्रिप जो है उनको वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ देते हैं और दोनों सोल्यूशन को साल्ट के थ्रू जोड़ देते हैं। वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम लोग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हमारे पास
अभी हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल 3 तरह के होते हैं। अब वो टाइप्स आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग तमाम सेल्स को आज हम स्टडी करेंगे। गैल्वानिक सेल 3 तरह के हैं, केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल और फ्यूल सेल। अब बारी बारी हम इन तीनों सेल्स को डिस्कस करेंगे, केमिकल सेल, कंसंट्रेशन सेल और फ्यूल सेल। अब गैल्वानिक सेल की 3 टाइप्स हैं, केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल और फ्यूल सेल। अभी हम करते हैं जी केमिकल सेल। केमिकल सेल क्या होते हैं? इसमें होता है कि ईएमएफ या पोटेंशियल इज ड्यू टू नेट केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन द सेल। उसमें ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल सेल। तो आप ये कहेंगे कि हर जगह भी केमिकल रिएक्शन होते हैं? नहीं, अभी हम कंसंट्रेशन सेल देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। कंसंट्रेशन सेल में ये होता है कि हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में फर्क हो, और हम कंसंट्रेशन के फर्क को यूज करके हम लोग जो है वो वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एनी हो, केमिकल सेल्स वो हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। कंसंट्रेशन सेल क्या है? इसमें ये है EMF इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे एक पोरस पार्टीशन बीच में लगी होती है। एक सोल्यूशन इस साइड पे, एक इस साइड पे। इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जब आयंस मूव करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आगे डिटेल इसकी डिस्कशन हम करें। तो अब तो ईएमएफ केमिकल सेल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन की वजह से, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से, और कंसंट्रेशन सेल में हमारे पास कंसंट्रेशन के फर्क की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब केमिकल सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है विदाउट ट्रांसफेरेंस, एक है विद ट्रांसफेरेंस। अब इनमें फर्क क्या है, विदाउट ट्रांसफेरेंस और विद ट्रांसफेरेंस? विदाउट ट्रांसफेरेंस से मुराद है कि जिसमें दो सॉल्यूशन जो है एक दूसरे से सेपरेट पड़े हो और एक सॉल्यूशन के आयंस दूसरे के साथ ना जब मिल सके, उनको हम कहते हैं विदाउट ट्रांसफेरेंस। ये देखिए आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों के पास डैनियल सेल है। डैनियल सेल किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आप लोग एफएससी में भी आप लोग एग्जांपल करते हैं कि जिंक की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ते हैं और दोनों स्ट्रिप को वोल्ट मीटर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के जरिए जोड़ देते हैं। ये इसको डैनियल सेल कहते हैं, कीप इन माइंड। ये डैनियल सेल भी है और इसमें साल्ट ब्रिज है। इसमें दोनों सॉल्यूशन साथ साथ नहीं पड़े। ये देखिए जी, सेल की डिनोट कैसे करते हैं, जिंक की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, आगे आगे साल्ट ब्रिज, कॉपर की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं विदाउट ट्रांसफेरेंस, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है। मैं पिछले लेक्चर में जितनी भी एग्जांपल दी हैं वो हमने केमिकल सेल्स के असल में एग्जांपल दी, जिसमें हम लोग साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। तो अब आपको पता है कि ऐसे सिस्टम की ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। ये होता है कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज जिंक की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डिप किया और कॉपर की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आपको पता है जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास -0.76 वोल्ट है और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले टेबल में है वो हमारे पास 0.34 वोल्ट है, आपको पता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हूँ तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज एनोड है कौन सी कैथोड है? दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो हमेशा एनोड होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो हमेशा कैथोड होगी, मतलब वो कैथोड होगी। अब इसमें ई नॉट कैथोड जो है, यानी कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल, ये ज्यादा वैल्यू कैथोड की है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0.34 वोल्ट माइनस
और एनोड की -0.76 वोल्ट, ये करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो जब विदाउट ट्रांसफरेंस जिसमें साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, उसकी पोटेंशियल निकालने का, सेल की पोटेंशियल निकालने का एक्सप्रेशन ये मैंने आपको दे दिया है, ये इसका एक्सप्रेशन, इसकी पोटेंशियल निकालने का। अब जो सेल होते हैं विद ट्रांसफरेंस, उनके बारे में अगर आप देखें तो एक तो ये सेल को डिनोट कैसे करते हैं, प्लीज आप लोग ये लाजमी ज़हन में रखें। डबल लाइन से मुराद ये है कि यहाँ साल्ट ब्रिज है, और यहाँ एक सिंगल लाइन से मुराद है कि दो फेज सॉलिड और एक्वस एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। सिंगल लाइन का मतलब ये है, देखिए जिंक सॉलिड है, जिंक सल्फेट एक्वस है, ये सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद जो विद ट्रांसफरेंस है उसका देखें जरा, इसमें आपके पास सेल आएगा तो आपको बात की समझ आ जाएगी। इसमें क्या है जी, प्लाटिनम की स्ट्रिप है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने बबल की हुई है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो हमारे पास 180 है, और इसको डिप किया गया है HCl के सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन A है, सेम कंसंट A है। दूसरी साइड पे ये सिल्वर की स्ट्रिप है, और इसको हमने डिप किया हुआ है किसमें, HCl के सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन सेम, इसकी कंसंट्रेशन सेम है। तो हम लोग, और दरमियान में साल्ट ब्रिज नहीं है बल्कि पोरस पार्टीशन है, एक मेम्ब्रेन है जिसमें से आयंस फ्लो कर सकते हैं। ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसमें मैंने एक डबल लाइन बनाई है, असल में ये सिंगल लाइन होती है जिसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ये सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं इसको, ये प्लीज ज़हन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लाटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस 180 प्रेशर पे है, और इसको डिप किया है HCl के सोल्यूशन में जिसकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A है। दूसरी, अगर लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड पर, दूसरी साइड पे जो सिल्वर है वो कैथोड है, उसको डिप किया HCl के सोल्यूशन में जिसकी एक्टिविटी A है। दोनों की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन सेम। यहाँ भी देखें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन सेम थी। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब केमिकल सेल विद ट्रांसफरेंस जिसमें हम पार्टीशन यूज करते हैं या पोरस मेम्ब्रेन यूज करते हैं, उसकी जो सेल की वोल्टेज फाइंड करने का फार्मूला यही है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है जी जंक्शन पोटेंशियल, इसे कहते हैं जी जंक्शन पोटेंशियल। जब भी, अब एक जनरल सा हम रूल बना लेते हैं, जब भी कोई सेल होगा विद ट्रांसफरेंस, उसमें जो भी वैल्यू हमारे पास होगी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, उसके अंदर हम जंक्शन पोटेंशियल ऐड करेंगे। जंक्शन पोटेंशियल पे सेपरेट लेक्चर आगे आ रहा है, तो वहां पे मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा कि जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज होती है। तो ये हो गया जी केमिकल सेल्स। केमिकल सेल्स के बारे में हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे अब देख लिया है। अब देखें जी, केमिकल सेल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जी कंसंट्रेशन सेल। आपको पता है कि कंसंट्रेशन सेल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कंसंट्रेशन सेल आपके पास क्या होते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल सेल। और केमिकल सेल में नंबर 1 पे है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सेल में, कंसंट्रेशन सेल की टाइप में नंबर 1 है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और नंबर 2 है इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, ये जरा गौर से देखें, जिसमें इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मटेरियल having different concentration are dipped in the solution of same electrolyte। क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, और इनको डिप करते हैं एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इलेक्ट्रोड तो हम सॉलिड का डालते हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप किया, कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन के सोल्यूशन में डिप किया, हम इलेक्ट्रोड तो यूज करते हैं इसका। तो फिर इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड जो है उसकी कंसंट्रेशन, सॉलिड की कौन सी कंसंट्रेशन होती है। तो आप लोग ध्यान में रखें, ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, ये हर चीज के नहीं बनाए जा सकते। ये
सोडियम मेटल एक ऐसी मेटल है जो वाटर के साथ जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये कहा जाए कि सोडियम मेटल की स्टेप लेके उसको सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करें, ये तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन करने वाली बात है। तो ऐसी मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उनको मरकरी के अंदर डिजॉल्व करके उनका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एमलगम इलेक्ट्रोड। और जो सोडियम मेटल या जिंक मेटल, जिंक मेटल जो है उसको भी बहुत दफा मरकरी में डिजॉल्व करके उसकी जिंक एमलगम बनाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स को हम लोग एलॉय बोलते हैं, लेकिन अगर किसी मेटल का मरकरी मेटल के साथ मिक्सचर हो दैट इज कॉल्ड एमलगम, बिकॉज मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो कोई भी मेटल अगर मरकरी में डिजॉल्व करेंगे उसे कहेंगे एमलगम। सोडियम को मरकरी में डिजॉल्व किया, सोडियम एमलगम। जिंक को मरकरी में डिजॉल्व किया, जिंक एमलगम। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट कैसे करेंगे, हम मरकरी की सेम अमाउंट लेंगे, एक में जिंक को ज्यादा मिकदार में डिजॉल्व कर देंगे और दूसरे में कम मिकदार में। तो इसका मतलब है हमने दो इलेक्ट्रोड बनाए हैं जिनमें दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अच्छा, एक तो ये हो गया, इसे बोलते हैं एमलगम इलेक्ट्रोड। दूसरे हैं जी गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लाटिनम की वायर ली, उसको प्लाटिनम की एक स्ट्रिप से जोड़ा और हाइड्रोजन गैस ऊपर जो है वो उसके बबल कर दी। तो हाइड्रोजन की अगर हम लोग प्रेशर दोनों साइडों पे डिफरेंट रखें तो ये भी एक ऐसा इलेक्ट्रोड बन गया जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी ना इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें होता है इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है और जिस सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं वो सोल्यूशन सेम होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल ये होते हैं टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का होता है और जिस सोल्यूशन में डिप करते हैं उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। आप देखें जी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं, नंबर 1 एमलगम इलेक्ट्रोड, नंबर 2 गैस इलेक्ट्रोड। अब एमलगम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो देखिए, ये देखिए, जिंक को मरकरी के अंदर डिजॉल्व किया और उसकी कंसंट्रेशन A1 रखी। दूसरी साइड पे जिंक को मरकरी के अंदर डिजॉल्व किया, उसकी कंसंट्रेशन A2 रखी। ये इलेक्ट्रोड है और दोनों को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया। ये ऊपर उसकी मैंने बनाई है, ये जिंक लेफ्ट साइड पे आपके पास जो जिंक एमलगम इलेक्ट्रोड है इसकी कंसंट्रेशन A1 है और इलेक्ट्रोड की, और राइट साइड पे इसकी कंसंट्रेशन A2 है, और जिस के अंदर हमने डिप किया है वो सेम इलेक्ट्रोलाइट है दोनों का, वो जिंक सल्फेट। तो इसको हम कहते हैं जी एमलगम इलेक्ट्रोड। याद रखें ये जितने भी हम लोग टाइप्स कर रहे हैं हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है हम इनके ईएमएफ मालूम करने के एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन फिर हम कैसे फाइंड करेंगे जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसकी हम लोग कंसंट्रेशन इसकी ईएमएफ फाइंड करने का ये फार्मूला नीचे दिया गया है। ये फार्मूला जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर है, अगर आप लोग ये करना चाहें तो एमलगम इलेक्ट्रोड मेरा लेक्चर है, वहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। लेकिन यही तो जो हम लेक्चर कर रहे हैं उनमें मजे की बात यही है कि आप लोगों के लिए चीजें सम अप की है, वरना तो आपको पूरी केमिस्ट्री में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो हम जो है वो सारा दिन 5-5, 6-6 घंटे लगा के ये चीजें जो कुक फॉर्म में आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी हो, क्योंकि वैसे आप बुक्स पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, आपको पता है समंदर है पूरा। तो एनी हाउ ये देखें, इसकी फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है, वो है RT/2F नेचुरल लॉग ऑफ A1/A2। अगर हमारे पास जितनी जिंक की अमाउंट डिजॉल्व की है मरकरी में A1 वो मालूम हो और दूसरी जो इधर डिजॉल्व की है मरकरी में A2 वो मालूम हो, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर पता हो, फिर आगे तो हम लोग जो है वो ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए ये कितना आसान सा एक फार्मूला हमने बना लिया है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद हुई इलेक्ट्रोड की तो हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि उसमें ईएमएफ उसकी कैसे निकालते हैं। ये देखें ये फार्मूला है, बस हमें A1 और A2 का पता, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर 298 केल्विन ही लेते हैं और F की वैल्यू 96,485 किलो। ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये एमलगम इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है वो सेम इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है।
उसके बाद गैस इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड में देखें, ये देखें गैस इलेक्ट्रोड, इसमें हम क्या करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लाटिनम की वायर है, ये प्लाटिनम वायर है और नीचे जो है ये प्लाटिनम की स्ट्रिप है, यहाँ पे ये प्लाटिनम की स्ट्रिप है और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है इसके ऊपर बबल करते हैं। तो ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्लाटिनम, अब यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाई बल्कि मैंने कॉमा लगाया है। स्लैश उस वक्त लगाते हैं जब दो फेजेस डिफरेंट हो रही हैं। असल में ये एक ही चीज है कि हम हाइड्रोजन गैस को प्लाटिनम के ऊपर डिजॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस हम लोग बबल कर रहे हैं उसका प्रेशर P1 है और इस साइड से जो हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं उसका प्रेशर P2 है और इन दोनों को HCl में डिप किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये प्रेशर को भी कंसंट्रेशन ही बोलते हैं, याद रखिए। जब गैसेस की बात हो तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड हैं जैसा डेफिनेशन में लिखा है और उनको सेम इलेक्ट्रोलाइट HCl के अंदर डिप किया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेल को डिनोट कैसे करते हैं वो आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे हम लोग इसकी EMF जो है वो फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा वो देखें जरा आप लोग। ये फार्मूला है RT और 2F, देखें ये वही फार्मूला, इधर देखें जो लेफ्ट साइड पे वही फार्मूला राइट साइड पे है। A1 और A2 की जगह क्या आ गया, P1/P2 आ गया। तो कंसंट्रेशन सेल की टाइप्स में नंबर 1 इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट यूज की जाती है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये फार्मूले देखें आप लोग। उसके बाद हमारे पास जो है वो है जी कंसंट्रेशन सेल, जो कि आपको पता है कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर की वजह से होता है। पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और नंबर 2 पे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है और नंबर 2 पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। अब देखें जी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन जो है वो ये है और इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन है जिसमें इलेक्ट्रोड तो दोनों सेम है लेकिन जिन सॉल्यूशंस में उसको डिप किया जाए उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल की दो टाइप्स हैं, विदाउट ट्रांसफेरेंस और विद ट्रांसफेरेंस। अब विदाउट ट्रांसफेरेंस का मतलब आपको पता है जिसमें साल्ट ब्रिज यूज की जाए, और विद ट्रांसफेरेंस का मतलब है जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करें, पोरस पार्टीशन यूज करें। अब विदाउट ट्रांसफेरेंस की डेफिनेशन देखें, टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस फ्रॉम द वन टू अदर सॉल्यूशन डज नॉट अकर डायरेक्टली, इन साल्ट ब्रिज यूज की है। और हमारे पास विद ट्रांसफेरेंस का मतलब है इफ देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन। उसके बाद विदाउट ट्रांसफेरेंस जो है जिसमें साल्ट ब्रिज यूज करते हैं उसके आगे दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल टू केटाइन और रिवर्सिबल टू एनाइन। रिवर्सिबल टू केटाइन और रिवर्सिबल टू एनाइन। अब रिवर्सिबल टू केटाइन जरा देख लें, मैं आपको पूरा ये समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। यहाँ जरा देखें, इसको देख के आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। ये देखें जी, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया है जिसकी कंसंट्रेशन A1 है। दरमियान में हमारे पास जो है वो साल्ट ब्रिज है। दूसरी साइड पे राइट साइड पे क्या है, ये तो लेफ्ट साइड पे नोट साइड पे हो गया। राइट साइड पे हमारे पास सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। सिंगल लाइन से मुराद है कि सिल्वर सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, और दरमियान में हम लोगों ने साल्ट ब्रिज यूज की है, इसका मतलब है साल्ट ब्रिज। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ देखें ये सेल कैसे बना, ये सेल कैसे बना, इसको रिवर्सिबल केटाइन क्यों कहते हैं, ये सारी बातें अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये हमारे पास है जी सिल्वर, ये हमारे पास सिल्वर लेफ्ट साइड पे, इसको सिल्वर नाइट्रेट के जिस सोल्यूशन में हम लोगों ने डिप किया है उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन A1 है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। राइट साइड पे भी हमारे पास सिल्वर है, इसको जिस सोल्यूशन के अंदर हमने डिप किया है वो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास A2 है। तो अब जरा डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल की, क्या डेफिनेशन है, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, ये भी सिल्वर आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, इनको एक ही इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोड में डिप किया लेकिन उन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है बट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब इसको रिवर्सिबल केटाइन क्यों कहते हैं, याद रखें ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, इस पे रिडक्शन होगी, ये एनोड है। होता क्या है, ये जो सिल्वर की स्ट्रिप है
सिल्वर की स्टेप में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिससे सिल्वर आयन बनते हैं। कीप इन माइंड, इससे क्या बनते हैं? सिल्वर आयन बनते हैं। अब क्या होता है, ये जो सिल्वर की स्टेप है जो सिल्वर के एटम से मिलकर बनी है, ये सिल्वर के एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेप के ऊपर आएगा, सिल्वर आयन सोल्यूशन के अंदर आ गए और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए वोल्ट मीटर में से गुजरे, ये वी लिखा हुआ है आपको अगर नजर ना, वी वोल्ट मीटर में से गुजरे, उसने कुछ रीडिंग दी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बता सकते हैं कि जो सॉलिड सिल्वर इलेक्ट्रोड है और जो सोल्यूशन है, इनके दरमियान क्या चीज ट्रांसफर हुई है? सिल्वर आयन, ये केटाइन ट्रांसफर हुई, इस वजह से तो कहते हैं रिवर्सिबल केटाइन। लेकिन राइट साइड पे देखें, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो इधर पहुंचा है, जो सोल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सिल्वर आयन मौजूद थे, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम में चेंज हो गए, तो सिल्वर एटम बन गए। और होता क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि वक्त के साथ साथ ये जो स्टेप है ये तो डिजॉल्व होती जाएगी सोल्यूशन में, जबकि ये जो स्टेप है इसके ऊपर सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे इस स्टेप और इस सोल्यूशन के दरमियान क्या चीज ट्रांसफर हुई? केटाइन। यहाँ पे स्टेप और सोल्यूशन के दरमियान क्या चीज ट्रांसफर हुई? केटाइन। इसे कहते हैं रिवर्सिबल टू केटाइन, ये वजह है इसको रिवर्सिबल। तो इसका मतलब है अगर सॉलिड इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के दरमियान केटाइन का एक्सचेंज हो रहा हो, हम ऐसे सेल को कहते हैं रिवर्सिबल टू केटाइन, और अगर एनाइन का हो रहा हो तो हम कहेंगे रिवर्सिबल टू एनाइन। उसके बाद जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनके सर ये सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए यूज हो रहा है जी, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि नहीं नहीं, ये सिल्वर को, ये एक हमारा मकसद तो गैल्वानिक सेल से वोल्टेज हासिल करना है ना, करंट बनाना है, हमारा मकसद तो ये है। ये तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, असल में तो हम वोल्टेज हम इससे बना रहे हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ये गैल्वानिक सेल है। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो परेशान ना हो, मैं हम लोग कमिटेड हैं, हम तीनों के हम आप लोगों को दोबारा भी लेक्चर डिलीवर करना पड़े, कोई भी लेक्चर आप कहेंगे तो दोबारा दे दें, मैं पूरा 1 घंटा या 2 घंटे लेक्चर दोबारा डिलीवर कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। तो दरमियान में जो लोग कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं वो वहां से आगे समझना शुरू करें। अब रिवर्सिबल केटाइन जो हमारे पास है, सर ये वाली एनर्जी रिन्यूएबल होगी या नॉन रिन्यूएबल होगी? सॉरी सर ये वाली एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल होगी या नॉन रिन्यूएबल होगी? देखिए ये इन द सेंस हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल है, लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये खत्म हो जाते हैं तो इस वजह से एक खास हद तक ये चलता है। लेकिन हम ऐसे सेल जो है, ये एक बेसिक नॉलेज है, हम ऐसे सेल डिजाइन कर सकते हैं जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, ये जो हम लोगों ने सेल बनाया है इसकी अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, ये फार्मूला है, देख लीजिए ये फार्मूला, ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है जैसे आप लोगों ने पीछे किए हैं। यहाँ सिर्फ एक 2 नहीं है, यहाँ पे यहाँ 2 नहीं है, बाकी R T और F नेचुरल A2/A1। अब यहाँ पे A2 जो है वो सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन इस साइड पे जो यूज की है, A1 इस साइड पे, तो ये फार्मूला तो मेरे ख्याल में याद करना इजी है। अभी तक जितने भी फार्मूले हम लोगों ने किए हैं ना, उनमें यही एक फार्मूला ही बार बार आया है, तो ये भी आप ज़हन में रख लें, इतना मुश्किल नहीं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो 2 तरह के हैं, विदाउट ट्रांसफेरेंस, और बच्चे क्वेश्चन जरा एंड पे अगर रख लेते तो वो अच्छा होगा ताकि वो लेक्चर में आप प्लीज नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल 2 तरह के हैं, विदाउट ट्रांसफेरेंस और विद ट्रांसफेरेंस। विदाउट ट्रांसफेरेंस में आगे 2 चीजें हैं, रिवर्सिबल टू केटाइन और रिवर्सिबल टू एनाइन। ये जी रिवर्सिबल टू एनाइन एक सेल है जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन पे आप लोग जरा गौर करें। सिल्वर की एक वायर है जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की एक लेयर चढ़ाई हुई है, याद रखें। सिल्वर क्लोराइड आपको पता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। सिल्वर की एक राड है जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड जो है उसकी प्लेटिंग की हुई है और उसको डिप किया है HCl के सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन A1 है। दूसरी साइड पे क्या है, सिल्वर का एक राड है या सिल्वर की एक वायर है
जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड जो है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है या डिपॉजिट किया हुआ है, डिपॉजिट का लफ्ज ज्यादा अच्छा है, और उसको हमने डिप किया है HCl की एक ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास A2 है। आइए जरा देखते हैं कि सेल की कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है। ये सेल की कंस्ट्रक्शन है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये अंदर जो है वो सिल्वर है, और बाहर जो येलो कलर की आपको एक बारीक सी लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, और इनको हमने डिप किया हुआ है किसमें, इनको हमने डिप किया हुआ है एक HCl के सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन A1 है। हमारे पास राइट साइड पे भी यही है, सिल्वर की वायर है, उसके ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, और इसको हमने डिप किया हुआ है एक HCl के सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन A2 है। हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर से जोड़ा हुआ है, दोनों सोल्यूशन को साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा हुआ है। अब जरा रिएक्शन देखिए, जाहिर है ये लेफ्ट साइड पे ये एनोड है, रिएक्शन देखिएगा गौर से, ये रिवर्सिबल ट्विनाइन है, प्लीज गौर से रिएक्शन देखिएगा। होता ये है कि जो सिल्वर का राड है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है जिससे सिल्वर आयन बनता है। बच्चों देखें जरा, जिससे बनता है सिल्वर आयन। अब वो सिल्वर आयन क्या करता है, वो सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड की प्लेट या इसके डिपॉजिट के ऊपर यहां जाता है, और नीचे से एक क्लोराइड आयन ऊपर आता है और सिल्वर आयन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना के इस ऊपर वाले लेयर का हिस्सा बन जाता है। जो सिल्वर आयन वहां पे बना वो सोल्यूशन के अंदर नहीं आया, बल्कि क्या हुआ, सोल्यूशन से क्लोराइड आयन गए और उन्होंने वहां जाके सिल्वर क्लोराइड बना दिया। सिल्वर क्लोराइड की लेयर में एक फार्मूला यूनिट का इजाफा हो गया। वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ उसने दिया था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता 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 यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आ गया। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आता है, सुनिएगा प्लीज, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आता है सिल्वर के राड के ऊपर, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, सिल्वर क्लोराइड की लेयर के अंदर से एक सिल्वर आयन वो इलेक्ट्रॉन को लेके सिल्वर एटम बनाता है और उस राड का हिस्सा बन जाता है, और जो क्लोराइड आयन था वो सॉल्यूशन में आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड की जो लेयर थी, सिल्वर क्लोराइड की लेयर में से आप देखिए ना, या तो सिल्वर आयन यहाँ और तो मौजूद नहीं है, सॉल्यूशन तो HCl का है। हुआ ये है कि यहाँ जो हमारे पास इस लेयर में सिल्वर क्लोराइड था, उसका एक सिल्वर आयन इस एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम बन गया, वो क्लोराइड एंड सॉल्यूशन में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, यहाँ लेफ्ट साइड पे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के दरमियान किस चीज का ट्रांसफर हुआ है, आप कहेंगे ये क्लोराइड आयन का हुआ है, क्योंकि जो सिल्वर एटम यहाँ पे मौजूद थे राड के ऊपर, उनकी ऑक्सीडेशन हुई जैसे सिल्वर आयन बने। वो सिल्वर आयन सोल्यूशन में नहीं आए, बल्कि उसी लेयर के पास है, और नीचे से सोल्यूशन में से क्लोराइड आयन जो HCl से थे, वो क्लोराइड आयन जाके वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिससे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन के तो क्लोराइड आयन ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के दरमियान, वो क्लोराइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है। राइट साइड पे क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया था वो एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर आयन ने ले लिया, जैसे सिल्वर एटम बन के इस राड का हिस्सा बन गया। जो क्लोराइड आयन यहाँ एक्स्ट्रा था वो सोल्यूशन में आ जाता है, और इसका मतलब है यहाँ भी क्लोराइड आयन जो है उसका ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के दरमियान। एनाइन है, नेगेटिव चार्ज वाला आयन है। इस वजह से ऐसे सेल को हम कहते हैं रिवर्सिबल टू एनाइन। और रिवर्सिबल टू एनाइन की आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। और हम लोग इसकी पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, जरा वो देखें कि इसकी हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ये फार्मूला है जी, देख ले, कोई फर्क नहीं है, वही फार्मूला है, RT और F नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1। अभी तक तो एक ही फार्मूला चल रहा है, आप लोग देख लें। इसका मतलब है फार्मूला याद करना इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखें जी हमारे पास गैल्वानिक सेल की 3 टाइप्स होगी, केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स और फ्यूल सेल्स। केमिकल सेल्स में आगे 2 थी, कि साल्ट ब्रिज यूज हो उसको विदाउट ट्रांसफरेंस बोलते हैं, साल्ट ब्रिज यूज ना हो विद ट्रांसफरेंस। उसके बाद हमारे पास जो कंसंट्रेशन सेल है उसकी 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मटेरियल होता है लेकिन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है और इसको जिस सोल्यूशन में डिप करते हैं वो सेम सोल्यूशन होता है। और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना होता है लेकिन जिस सोल्यूशन में डिप करते हैं उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन 2 तरह का है, विदाउट ट्रांसफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब है जिसमें साल्ट ब्रिज यूज हो, और विद ट्रांसफरेंस जिसमें साल्ट ब्रिज नहीं पोरस पार्टीशन यूज हो। उसके बाद और विद ट्रांसफरेंस जिसमें कोई कॉन्टैक्ट हो दोनों सोल्यूशन। अब विद ट्रांसफरेंस जो है वो रिवर्सिबल टू केटाइन है और रिवर्सिबल टू एनाइन है। पहले हमने विदाउट ट्रांसफरेंस जो है वो देखा है, पहले हमने साल्ट ब्रिज वाला देखा है। अब हम कह रहे हैं विद ट्रांसफरेंस, जिसमें क्या है ये आप लोग देख रहे हैं, जिसमें पोरस पार्टीशन जो है वो यूज होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें जरा, ये देखें जी कंस्ट्रक्शन। आपको याद है गैस इलेक्ट्रोड में भी हमने इसी तरह का अरेंजमेंट यूज किया था, लेकिन फर्क ये था कि वहां इस साइड पे प्रेशर P1 रखा था, इस साइड पे प्रेशर P2 रखा था, लेकिन अब दोनों साइड पे प्रेशर एक जैसा है, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसकी जो फार्मूला है, इसकी ईएमएफ फाइंड करने का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है RT/F नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, ये फार्मूला तो सेम है जो पीछे हमने पढ़ा है। EJ क्यों आया, जब भी पोरस पार्टीशन यूज हो तो हम लोग EJ उसमें लिखते हैं, जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो आगे जाके पड़ेगी। एक नई चीज आई है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ फिनाइन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ फिनाइन ये है। यहाँ देखें अगर रिवर्सिबल टू केटाइन हो तो यहाँ TA होगा, बाकी ये कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन की A2 और A1 और ये फार्मूला है। ये T है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ फिनाइन, ट्रांसपोर्ट नंबर भी आगे जाके हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। उसके बाद है हमारे पास रिवर्सिबल टू एनाइन। रिवर्सिबल टू एनाइन भी बिल्कुल वही है जो पीछे हमने किया है, सिर्फ मेम्ब्रेन यूज कर देते हैं बीच में, साल्ट ब्रिज नहीं मेम्ब्रेन है। फार्मूला देख लो, अब ये रिवर्सिबल टू केटाइन है तो यहाँ एनाइन है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन आया, तो ये फर्क है, बाकी सारा फार्मूला सेम है, आप लोग देख लो। और जब भी ये पोरस मेम्ब्रेन यूज करें यू नीड टू रिमेम्बर कि हम लोग EJ ऐड करेंगे जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कंसंट्रेशन सेल हमने देख ली है विदाउट ट्रांसफरेंस और विद ट्रांसफरेंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये सारी मैंने वो सारा जो है जितना भी, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों ये सारा कुछ जो पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया है ये आप लोगों के लिए मैंने एक ही स्लाइड पे शिफ्ट कर दिया ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए कि क्या कुछ हो रहा है। गैल्वानिक सेल क्या होता है, जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से मुराद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और गैल्वानिक सेल 3 टाइप्स के हैं, केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स और फ्यूल सेल। केमिकल सेल 2 तरह के हैं, विद ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस। कंसंट्रेशन सेल जो है वो भी 2 तरह के हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल 2 तरह के हैं, विदाउट ट्रांसफरेंस, विद ट्रांसफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस 2 तरह के हैं, रिवर्सिबल टू केटाइन, रिवर्सिबल टू एनाइन। विद ट्रांसफरेंस भी 2 तरह के हैं, रिवर्सिबल टू केटाइन और रिवर्सिबल टू एनाइन। और इनके सारे एक्सप्रेशन एक ही पेज पे मैंने लिख दिए हैं और आप देख सकते हैं इन एक्सप्रेशन में इतना फर्क नहीं, इन एक्सप्रेशन में इतना फर्क नहीं। आप देखिए, आप जरा देखें प्लीज, आप यहाँ
गैल्वेनिक सेल की 3 टाइप्स हैं, केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल, फ्यूल सेल। केमिकल सेल जो है विदाउट ट्रांसफरेंस होते हैं, विद ट्रांसफरेंस होते हैं। ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन जो है वो पहले देख लिए हैं। हाँ, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, गैल्वेनिक सेल की 3 टाइप्स हैं, केमिकल सेल, फ्यूल सेल और कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल्स और कंसंट्रेशन सेल के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आप लोग फ्यूल सेल के बारे में देखते हैं। और फ्यूल सेल क्योंकि जो मॉडर्न रिसर्च जो है वो फ्यूल सेल पे बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे ये कभी यकीन है कि फ्यूल सेल एक हॉट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छे से जरा देखें कि फ्यूल सेल क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग फ्यूल सेल जो है उसके बारे में देखें कि फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल को फ्यूल सेल क्यों कहते हैं? जो आप फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल कौन कौन से यूज करते हैं? हम कोयला यूज करते हैं, तो और उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं। ये हो गया कंबस्टन रिएक्शन। जब हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये कंबस्टन रिएक्शन। याद रखें, इन्हीं दोनों रिएक्टेंट को, कार्बन और ऑक्सीजन को, इनके इलेक्ट्रोड बना के इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हासिल की जा सकती है। जरा कॉन्सेप्ट सुने। आपको पता है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो कुछ हीट रिलीज होती है। कंबस्टन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें कुछ हीट रिलीज होती है। अच्छा, वो जो हीट रिलीज होती है, इन्हीं दोनों चीजों का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, कार्बन को एनोड बना के और ऑक्सीजन को कैथोड बना के इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हासिल की जा सकती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो कंबस्टन से हासिल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इसके फायदे क्या है? इसमें कोई हमारे पास पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो हमारे पास कोई इस तरह की गैस नहीं बनती। तो फ्यूल सेल को फ्यूल सेल इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग फ्यूल यूज करते हैं। जैसे कार्बन को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, ब्राजील में जो अल्कोहल है उनको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। तो एक मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, एक कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन आपको पता है एक्सप्लोसिव है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया। जो फ्यूल यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम अगर कंबस्टन एनालिसिस से एनर्जी हासिल की बजाय, कंबस्टन एनालिसिस उनको कंबस्टन करके एनर्जी हासिल करने की बजाय अगर उनको हम एक सेल बना के उससे एनर्जी हासिल करें, ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल कहते हैं। ये देखें जी, फ्यूल सेल में क्या होता है? इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने होते हैं। अगेन जो ग्रेफाइट है ये एक इनर्ट मटेरियल के तौर पे काम आता है, और इस ग्रेफाइट के ऊपर प्लाटिनम जो है उसको कोट किया जाता है। और फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, की फरमाइश। ये देख लें आप लोगों के सामने, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दरमियान में पोरस ग्रेफाइट है, ऊपर प्लाटिनम की कोटिंग की है। ये ग्रेफाइट है अंदर, और ऊपर जो है ये प्लाटिनम, अंदर इसके ग्रेफाइट है और बाहर ये आप लोगों के सामने जो है ये प्लाटिनम की कोटिंग है, अंदर पोरस ग्रेफाइट। इस साइड से हम हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके अंदर फेंकते हैं, और इस साइड से ऑक्सीजन गैस। ये लेफ्ट साइड है, ये एनोड के तौर पे काम करेगी, राइट साइड कैथोड के तौर पे, और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से निकलता है। दरमियान में सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट, पोरस ग्रेफाइट जिसके ऊपर प्लाटिनम कोट किया होता है, ये दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज हो गया। मैंने आपको कहा कि फ्यूल सेल की जो टाइप है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मिथाइल अल्कोहल फ्यूल सेल, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको पता है मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है, और मीथेन घरों में हम कंबस्टन भी करते हैं। मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये सारे फ्यूल सेल में ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कैथोड वाली साइड पर, बाकी सारी चीजें एनोड वाली साइड पर यूज होती है। आगे चलते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होता है? ये देखिए रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन दे के वो चेंज होती है हाइड्रोजन आयन में। वो हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड से मिलकर वाटर बनाते हैं। रिएक्शन को टोटल करें, ऐड करें रिएक्शन को, ये आ गया, ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। इसको टोटल किया हमने रिएक्शन, ये हमारे पास टोटल रिएक्शन आ गया जो हमारे पास। इसमें टोटल रिएक्शन हमने कैसे किया? ये 2H तो 2H से हमारे पास कैंसिल हो गया ये, और बाकी H2 + 2OH gives us 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये हमारे पास आ गया एनोड की रिएक्शन।
हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन दिए। कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिएक्शन, ये जो ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे जो वाटर बना है, वाटर यहाँ सोल्यूशन में भी है, ये वाटर ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ये कैथोडिक रिएक्शन देख, ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन का टोटल करते हैं, इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का टोटल करते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है ये रिएक्शन का टोटल करते हैं, नेट रिएक्शन। ये देखिए ये नेट रिएक्शन, ये हो गया ये वाला रिएक्शन जो एनोड पे हुआ है, ये कैथोड वाला रिएक्शन लिखें और इनको टोटल कर, ये इनका टोटल। अब इनका जो टोटल है वो देख लें आप लोग, यहाँ पे 2OH से कैंसिल आ गया, हो गया, और उसके बाद हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, और बाकी हमारे पास जो कुछ बनता है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये जो आपके पास फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट्स आए हैं, ये कंबस्शन रिएक्शन भी इसी तरह ही होता है। ये वही तो रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन को हमने कंबस्शन की है, तो ये सेम इक्वेशन है जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, ये वो सेम रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, ये वो रिएक्शन। आगे देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है, जो ये सेल बनता है, द EMF द सेल फाउंड टू बी 1.23 वोल्ट, इस EMF ये the cell reaction is the same as the combustion of hydrogen in air or oxygen. The energy of the fuel oxidation has not been depleted as heat. यहाँ पे वहाँ क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग बर्न करते हैं, वहाँ पे उसको बर्न करते हैं तो कंबस्टन रिएक्शन होता है और हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिली है, ये हमें किस फॉर्म में मिली है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिली है। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट, ये फार्मूला है, ये फार्मूला जिन में रखें, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का फार्मूला आप लोग देखें, ये फार्मूला फ्यूल सेल की एफिशिएंसी। यहाँ देखें, यहाँ डेल एच क्या है, जब किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है वो डेल एच है। डेल एफ क्या है, जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग इसको इसका सेल बनाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये वो है, ये लिखा है द पार्ट ऑफ डेल एच कन्वर्टिबल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद ये एग्जांपल है कि हमारे पास जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए डेल एफ की वैल्यू ये है, डेल एच की वैल्यू ये है। आप लोग इसकी एफिशिएंसी फाइंड करें, तो ये एफिशिएंसी इस सेल की 83% हमारे पास आती है। हाँ, ये इसकी एप्लीकेशंस देख लो फ्यूल सेल की, ये स्पेस क्राफ्ट में होता है, सैटेलाइट्स में, ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में होता है। इससे पोल्यूशन नहीं होती, ना नॉइज पोल्यूशन होती है, ना कोई टॉक्सिक केमिकल जिससे बनते हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत लाइट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और इंडिविजुअल फ्यूल सेल को स्टैक करके, कंबाइन करके, कनेक्ट करके हायर वोल्टेज की बैटरी जो है वो बनाई जा सकती है। और सम अदर फ्यूल सेल में देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल और कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये फ्यूल सेल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बाद है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में आप लोग देखें, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। When two electrolytic solution of different concentration are brought in contact with each other, a potential difference develops at the junction of two solution. अब देखिए जी, हम इस बात पे नहीं जाते कि इलेक्ट्रोड क्या थे, बस बिल्कुल उस बात पे नहीं जाते। सिर्फ एक बात याद रखिए कि पोरस पार्टीशन के एक साइड पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोरस पार्टीशन की बात करें, और पोरस पार्टीशन की दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अब उससे होता क्या है, अगर दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो और उनको पोरस पार्टीशन के जरिए जोड़ा जाए तो हायर कंसंट्रेशन वाली साइड से आयंस डिफ्यूज करके लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड पे जाते हैं, और उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कितनी स्पीड से जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड पे डिपेंड करता है। उसके बाद
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि दोनों साइड पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जिसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाली साइड पे केटाइन और एनाइन मूव करेंगे। याद रखिए अगर वो केटाइन और एनाइन अगर उनकी स्पीड सेम हो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं होगा, याद रखिए। और अगर उनकी स्पीड डिफरेंट हो तब जाके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पैदा होता है। वो कैसे होता है उसकी मैं आप लोगों के सामने एक जो डेमो है या एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अच्छा, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, वो डेमो बाद में। इसका प्रॉब्लम क्या है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का? आपको पता है जो ईएमएफ के ऊपर वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उनमें हमें ईजे ऐड करना पड़ा है, तो ईजे भी एक तरीके से निकालना होता है। तो सीधा सीधा ये नहीं, अगर कोरस पार्टीशन यूज करेंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो जो असल आप लोग पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम करेगी। ये देखिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंटरफेयर्स विद एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसकी एग्जांपल देखिए, ये एक सेल है, यहाँ ये सेल देखें बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इस साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वहां प्रेशर 180 एम है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्रेशर 180 एम है, दरमियान में पोरस पार्टीशन है, इस साइड पे A2 इज ग्रेटर देन A1, ये A2 कंसंट्रेशन A1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है इस साइड पे जो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है वो कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। एक बात तो समझ आ गई, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो आयन है वो मूव करेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। तो फिर क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन आयन है उनकी स्पीड क्लोराइड आयन से ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन आयन तेजी से इस साइड पे पहुंच जाए, क्लोराइड आयन पीछे रह जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा ये देख लीजिए। हाइड्रोजन आयन की स्पीड क्या है वो मैंने लिखी है 350 है, क्लोराइड आयन की स्पीड क्या है 76 है, ये स्पीड है जो एक्चुअल में इनकी होती है। आगे देखेंगे ये सूरत हाल बन गए, हाइड्रोजन आयन जल्दी जल्दी इस साइड पे आ जाएंगे, क्लोराइड आयन इस साइड पे आ जाएंगे। होगा क्या, इस साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयंस की तादाद ज्यादा हो जाएगी, राइट साइड पे नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव हुई तो जाहिर है उनके दरमियान एक पावर आ जाती है करंट के फ्लो करने, पोटेंशियल आ जाता है ना करंट के फ्लो करने का। तो ये जो पोटेंशियल आया है जंक्शन के ऊपर, जो दरमियान में ये पोरस पार्टीशन लगाई है ना मेम्ब्रेन, इसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन की एक साइड पे केटाइन ज्यादा हो गए, जंक्शन की दूसरी साइड पे एनाइन ज्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से होता क्या है इनके दरमियान एक पोटेंशियल आ जाता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा याद रखें मैंने ये कहा कि अगर वो आयंस जो है उनकी स्पीड सेम होगी तो कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता, याद रखें। आपको पता है कि जो साल्ट ब्रिज होती है उसमें मोस्टली हम पोटाशियम क्लोराइड यूज करते हैं, उसकी वजह ये है पोटाशियम आयन की स्पीड 74 है और क्लोराइड आयन की स्पीड जो है वो 76 है। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है इस वजह से कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम स्पीड है दोनों, कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। तो इसका मतलब है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए नंबर 1 पे तो मेम्ब्रेन होगी तो पैदा होगा, नंबर टू पे अगर दोनों साइड पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो प्रोड्यूस होगा, और नंबर 3 कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट भी है लेकिन दोनों आयन की स्पीड सेम है तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फिर भी पैदा नहीं होगा। पोरस पार्टीशन हो, उसके बाद दोनों साइड पे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, नंबर 3 केटाइन और एनाइन की स्पीड डिफरेंट हो, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो पैदा होती है। अगर स्पीड सेम होगी, सपोज इस साइड पे पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद है तो ज़ाहिर दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक ही वक्त में इधर आएंगे, एक ही वक्त में आएंगे तो ना कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना कोई नेगेटिव चार्ज किसी साइड पे जनरेट होगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर मालूम करना हो तो क्या उसका कोई फार्मूला है, ये वो फार्मूला है। देखिए ये तो वही फार्मूला जो पहले पढ़ते आ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है 1 - 2c। तो आप एक पेज पे जो है ना 2c क्या है, ये है जी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन, जो हाइड्रोजन आयन है सपोज यहाँ पे उनका ट्रांसपोर्ट नंबर की खास वैल्यू होती है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन। और बाकी आप लोगों के पास जो है ये फार्मूला वही है जो पहले करते आ रहे हैं। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मालूम करने का तरीका है। उसके बाद
اس کو اگر ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لکوڈ جنکشن پوٹینشیل نہ ہو تو ظاہر ہے ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آئیڈیا ہے کیسے؟ سالٹ برج یوز کریں اور سالٹ برج میں وہ والے آئن یوز کریں جن کی سپیڈ سیم ہے, جیسا کہ KCl میں پوٹاشیم آئن اور کلورائڈ آئن کی سپیڈ سیم. امونیم نائٹریٹ میں بھی سپیڈ سیم ہے. یہ دیکھیں امونیم آئن کی سپیڈ 74 ہوتی ہے اور نائٹریٹ آئن کا استعمال لکھا گیا, نائٹریٹ آئن کی سپیڈ 71 ہوتی ہے. اس کے بعد لکوڈ جنکشن پوٹینشیل کا ایک دوسرا میتھڈ ہے جو پہلے وقتوں میں یوز ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, وہ ہے بائی ایڈنگ سیم الیکٹرولائٹ وتھ سیم کنسنٹریشن on both sides of the cell in addition to actual electrolyte. اصل میں electrolyte HCl اور HCl دونوں سائڈ پہ HCl تھا, وہ کہتے ہیں کوئی اور electrolyte ایڈ کریں دونوں سائڈ پہ, اور وہ electrolyte ایسا ہو کہ کرنٹ وہ electrolyte کیری کرے, یہ آئن کیری نہ کرے. تو جب اس electrolyte وہ کرنٹ جب کیری کرے گا, کیونکہ ایسا سالٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے جو زیادہ کرنٹ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا, اگر وہ کرنٹ کیری کرے گا اور دونوں سائڈ پر اس کی کنسنٹریشن سیم ہے تو تب بھی لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل. تو لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل کے لیے کیا شرط ہے؟ پورس پارٹیشن ہو, دونوں سائڈوں پہ جو الیکٹرولائٹ یوز کیے ہیں ان کی کنسنٹریشن ڈفرینٹ ہو, اور جو الیکٹرولائٹ ہے ان میں کیٹائن اور اینائن کی سپیڈ ڈفرینٹ ہو. ان میں کوئی ایک چیز بھی اگر شرط نہیں آپ نے پوری کی تو لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل پروڈیوس نہیں ہوگا. پورس پارٹیشن نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ہوگا. الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن سیم ہے تو پھر بھی لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل نہیں ہوگا. اگر الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن ڈفرینٹ ہے اور کیٹائن اور اینائن کی سپیڈ سیم ہے تو بھی لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل پروڈیوس نہیں ہوگا. اور لیکوڈ جنکشن پوٹینشیل جو ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ انٹرفیئر کرتا ہے جو ایکچوئل ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کی میجرمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس انٹرفیئر کرتا ہے. آگے چلتے ہاں, اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں سر اسکرین شاٹ نہیں لیا, پچھلی کا اسکرین شاٹ نہیں لیا, لے لیے. اچھا بچوں, اس کے بعد دیکھیں آج کا لیکچر آپ کو پتا ہے پہلے جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا, لیکن یہ یہاں پہ جو آج ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے نئی. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس یہ چیزیں بھی آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن چونکہ ان کو سمرائز کرنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ دیکھیں ذرا. اسپیسیفک ریزسٹنس, اسپیسیفک کنڈکٹنس. اسپیسیفک ریزسٹنس کو رو سے ظاہر کرتے ہیں, اسپیسیفک کنڈکٹنس کو کیپا سے, ایکویولنٹ کنڈکٹنس کو کیپیٹل لیمڈا سے, اور مولر کنڈکٹنس کو میو سے. یاد رکھیں جو گریک ورڈز ہیں ان میں بھی سمال اور کیپیٹل ہوتے ہیں, جیسے لیمڈا یہ سمال لیمڈا ہے اور یہ ہمارے پاس کیپیٹل لیمڈا ہے. یہ لیمڈا ہے, یہ ہمارے پاس کیپا ہے, یہ ہمارے پاس رو ہے RHO, اور یہ میو آپ کے پاس ہے. دیکھیں اسپیسیفک ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں. یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area. اب یہ بات سمجھیں آپ کو, اس کو ایک آسانی سے اس کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے کہ اگر پانی کا ایک پائپ ہے ہمارے پاس, ایک پانی کا پائپ یہ ہے اور ایک ہمارے پاس اسی ڈایا میٹر کا, بالکل ڈایا میٹر یہی ہے, ایک اور پائپ ہے. میں آپ لوگوں سے کہوں کس میں پانی کو فلو میں زیادہ ریزسٹنس فیس کرنا پڑے گی؟ جب لینتھ زیادہ ہوگی تو زیادہ ریزسٹنس فلو کرنا پڑے گی. کیپ ان مائنڈ, ظاہر ہے زیادہ فاصلہ طے کرنا ہے نا. تو کرنٹ کی بھی یہی صورتحال ہے جو پانی کی ہے. ریزسٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل لینتھ. لینتھ جتنی زیادہ ہوگی آپ پانی کو اتنی زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ کرنا پڑے گی فیس. اس کے بعد ایریا دیکھیں, اگر فرض کیا لینتھ سیم ہے لیکن پائپ کھلا ہے, اب اگر میں پوچھوں کہ ایک پائپ اوپر یہ والا ہے ایک پائپ یہ والا ہے, کس پائپ میں کم ریزسٹنس ہے؟ جس کا ایریا زیادہ ہے نا اس میں پانی آسانی سے جائے گا, اس میں پانی کو کم ریزسٹنس ہے. اس کا مطلب ہے ایریا کے انورسلی پروپورشنل.
ये एग्जांपल आप जिन में प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करें तो हमारे पास रो आ गया, और यहाँ पे रो की जो है वो वैल्यू निकालें, तो ये हमारे पास रो इज इक्वल टू, ये ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया। ये जो रो है इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और किसी भी कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके साथ ये चीजें इनको 1 पुट करें। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई ऐसा क्यूब जिसकी, कोई ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई जो है वो भी 1 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब है कि ऐसा हमारे पास जैसे लूडो का दाना है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी 1 सेंटीमीटर। अगर कोई इस साइज का हमारे पास कंडक्टर हो, इस साइज का हमारे पास कंडक्टर हो, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसे हम कहते हैं, ये मैंने लूडो का दाना या एक क्यूबिक सेंटीमीटर बनाया, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इसके यूनिट्स आप लोग खुद देखेंगे, उसके यूनिट्स क्या है वो आप निकाल देंगे। ये आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? यही जो आपके पास यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसके रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। आप लोग ये जो फार्मूला है इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको भी उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया, और जबकि इस चीज को कैपा बोलते हैं, तो ये कैपा आ गया, इसकी ये वैल्यू कैपा इज इक्वल टू 1/r into 1/r, तो ये बन गया जैसे ये था ना रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्यूब था, उसकी रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसकी कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, उसकी कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो जाहिर है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, याद रखें, पर क्यूबिक सेंटीमीटर याद रखें। उसके बाद जाहिर नंबर ऑफ आयंस कब ज्यादा होंगे? जब हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप वाटर ऐड करते जाएं, उसको डाइल्यूट करते जाएं, तो जाहिर है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन कम होगी तो नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कम होगी, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में आयंस भी कम होगी। इस वजह से मैं कहता हूँ डाइल्यूशन ज्यादा करते जाएंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। उसके बाद जो कंडक्टेंस की वैल्यू स्पीड ऑफ आयन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर है आपको पता है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि आयंस की स्पीड बढ़ जाती है, आयंस की स्पीड हमारे पास बढ़ जाती है। अब हमारे पास है जी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? ये जो आपके पास कैपा है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। वॉल्यूम कौन से वॉल्यूम से? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मैं सपोज कहता हूँ सोडियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के एटॉमिक मैसेज को ऐड कर दें, वो 58.5 बनता है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। मैं कहता हूं जी कैल्शियम क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? इन दोनों की एटॉमिक मैसेज को ऐड करें और कैल्शियम आयन की वैलेंसी पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो फार्मूला यूनिट मास को वैलेंसी ऑफ केटाइन पे डिवाइड करें, वो हमारे पास बनता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या करना है आप लोगों ने? आपने वॉल्यूम लेना है कितने? 20 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। तो ये आपके पास, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, याद रखें। वॉल्यूम ऑफ n ग्राम इक्विवेलेंट, सपोज आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब में n ग्राम इक्विवेलेंट डाले, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ, ये यूनिटरी मेथड है कि 100 पेंसिल्स की कीमत 5000, एक पेंसिल की कीमत क्या हो, यूनिटरी मेथड। वॉल्यूम ऑफ n ग्राम इक्विवेलेंट 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 बाई n होगा, तो इसको वॉल्यूम की जगह पे रख दो। तो ये भी फार्मूला है उस कंडक्टेंस का, एक फार्मूला ये भी कंडक्टेंस का फार्मूला। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप लोग जरा देखिए। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है वो जरा देखिए आप। देखिए जी, यहां पे था जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस थी वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डाइल्यूशन ज्यादा होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा होगी। उसकी वजह मैंने बयान की, उसकी रीजन आप लोगों को आनी चाहिए। यहां देखें, आप लोगों को पता है कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ये देखेंगे, ये रिजल्ट इस साइड पे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू कम होती है, यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डाइल्यूशन बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन के की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के और वी का प्रोडक्ट है। आप लोग जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं के कम हुआ, वी ज्यादा हुआ, लेकिन याद रखें डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ती है, के की वैल्यू में इतनी कमी नहीं आती है। लिखा है इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन। अगर इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता, इतना ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डिक्रीज होता तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट होती, लेकिन असल में ये है डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इंक्रीज कम आता है, डिक्रीज कम आता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो बढ़ता है और हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब है, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है, डाइल्यूशन बढ़ाने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इन्फिनिट डाइल्यूशन क्या होती है? ये है कि अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, जैसे ऊपर ये आ चुका है, ये देखें ना, शुरू वाला और एंड वाला रिजल्ट देखिए, बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो होता क्या है, आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज करती जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप लोग अगर फर्दर उसको डाइल्यूट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो अब कंडक्टेंस में इजाफा नहीं होगा। उस कंडक्टेंस की वैल्यू को कहते हैं कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपने कोई 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कुछ समंदर डाल दिया पानी का, इन्फिनिट डाइल्यूट कर रहे, नहीं। कंडक्टेंस की वैल्यू जब बढ़ना खत्म हो जाए, वाटर ऐड करते जाए कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ना खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। अबू बकर साहब मुझे कह रहे हैं जल्दी करें, मैं अभी बस ये वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है जी, इसको आपको देख लें। उसके बाद जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो है वो कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, सारा जो पढ़ा है। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस भी यही है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, जहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है वहां पे मोल कर दो, और ये सारा वही कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि मोलर कंडक्टेंस को लैम्बडा से शो करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को म्यू से जाहिर करते हैं, ये कैपा इनटू वी आ गया। अगर आप लोग डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, कैपा कम होगा, वॉल्यूम में इजाफा होगा। जो वॉल्यूम में इजाफा है वो कैपा की डिक्रीज से ज्यादा होता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे हमारे पास जो कंडक्टेंस है उसमें इजाफा होगा। ये रिजल्ट मैंने समराइज कर दिए हैं, ये आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए मैं, और मेरा बड़ा दिल था कि मैं और आपको पढ़ाऊँ, थोड़ा सा हमारा पोर्शन रह गया है, लेकिन फिर वो रखते हैं, डिस्कशन भी कल भी रखते हैं, और ये भी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है वो कल कर लेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज।
बच्चों बस अभी अबू बकर साहब का वेट करने के लिए मैं जब तक वो आते हैं आप लोग जुड़े रहे। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो कुछ लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, ये हमने कहा भी है। डॉक्टर साहब आप बुलाए बच्चों को ब्रेक का बताइएगा, ब्रेक कुछ करनी है 10 मिनट 5 मिनट। बच्चों डॉक्टर इमरान साहब आपसे मुखातब होकर आपको कुछ बताना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ इधर